जय हिंद हमारे सभी में प्यारे मित्रों। एक बार आप सभी का जी के जी स्टैंडिंग में फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों के साथ एक नया सब्जेक्ट या फिर आप नया चीज़ समझिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, झारखंड में दोस्तों सचिवालय के लिए या फिर झारखंड का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होगा उसमें जो पेपर 3 होगा दोस्तों, ठीक है, उसमें दोस्तों पूरा पेपर का जो डिस्कशन है उसका करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आज होगा दोस्तों पहला सेट, आज होगा दोस्तों सेट नंबर 1, ठीक है। इस सेट नंबर 1 में, और ये दोस्तों सभी जो सेट हैं, ठीक है, ये डीएसपी की पाठशाला से होगा दोस्तों, डीएसपी की पाठशाला का वॉल्यूम नंबर 2, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों डीएसपी की पाठशाला, यहाँ से आप भी जा करके परचेज कर सकते हैं इसको और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी का पहला नंबर सेट आज हम लोग, और वॉल्यूम 2 का होगा दोस्तों, वॉल्यूम 2 का पहला सेट होगा, इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के वीडियो के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप पेपर 3 का समझ लीजिए कि पेपर 3 में क्या क्या आने वाला है। और दोस्तों यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं कि पेपर भी होगा, पेपर नंबर 3। देखिए इसमें सबसे पहले सामान्य अध्ययन से दोस्तों 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन का मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि जो भी भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का राजनीतिक या फिर करेंट अफेयर्स, ये सभी दोस्तों इसी में आएंगे सामान्य अध्ययन, जिसमें कि दोस्तों 30 प्रश्न होंगे, याद रखिएगा। इसमें कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न। इसी तरह से दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से दोस्तों 20 प्रश्न होंगे, साइंस से कितने होंगे? विज्ञान से 20 प्रश्न। इसी तरह से दोस्तों जब आप मैथ देखिएगा तो यहाँ से भी 20 प्रश्न होंगे दोस्तों, और रीजनिंग से दोस्तों यानी कि मानसिक क्षमता जांच, यहाँ से दोस्तों 20 प्रश्न होंगे आपके लिए। और दोस्तों क्या होंगे यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्यूटर से भी 20 प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? कंप्यूटर से 20 प्रश्न होंगे। और दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित जो ज्ञान है, यहाँ से दोस्तों 40 प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से रहेंगे, ठीक है। तो आपको झारखंड पे तो ज़्यादा जोर देना ही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कुल प्रश्न 150 होंगे, जब आप सबको जोड़िएगा, ऐड करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 150 प्रश्न कुल रहेंगे दोस्तों। इस सेट में हम दोस्तों क्या क्या डिस्कस नहीं करने वाले हैं दोस्तों, तो 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न, ठीक है, रीजनिंग के, ये 40 प्रश्न हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुल हम दोस्तों 110 प्रश्नों का डिस्कशन हम सभी सेट में करेंगे, ठीक है। तो डीएसपी की पाठशाला बुक से होगा दोस्तों वॉल्यूम नंबर 2 से, पहला सेट है दोस्तों आज। तो आप समझ गए इसमें क्या करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये सिर्फ देखिए यहाँ से जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए, सिर्फ सचिवालय के लिए नहीं है दोस्तों, सिर्फ सचिवालय के लिए नहीं है। आगे आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दीजिए, आप चाहे दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों, एसआई का, ठीक है, या आप दोस्तों पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, झारखंड पुलिस का, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। तो आप पूरा पढ़िएगा, आप सिर्फ सीजीएल के लिए मत समझिएगा, आप दरोगा, पुलिस या फिर झारखंड में अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि क्या क्या पूछने वाला है, डीप में सिलेबस दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यही है आपका प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम इतना इतना आधा आधा स्कैन करके इसमें डालें, ठीक है, ताकि आप लोग को सुविधा हो, अच्छा से दिख पाए क्वेश्चंस, ज़्यादा मतलब जूम इन हो सके इसलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए स्टार्ट होता है सेट नंबर 1 से। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है कि निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, 2022 में तो ये सम्मानित किया गया था दोस्तों विनोद सिंह को। किसको? विनोद सिंह को, जी हाँ दोस्तों। और 2021 में किसको किया गया था? 2021 में दोस्तों रामचंद्र चंद्रवंशी को किया गया था, ठीक है, रामचंद्र चंद्रवंशी को। लेकिन 2022 में दोस्तों, ये तो 21 में थे रामचंद्र चंद्रवंशी, लेकिन 2022 में किसको किया गया? विनोद सिंह को। किस चीज़ से दोस्तों? तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से विनोद सिंह को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के, ठीक है, तो ये है मैरी नीलिमा किरकेटा। कौन है दोस्तों? तो मैरी नीलिमा किरकेटा, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं मैरीमा, ठीक है, नीलिमा किरकेटा हैं। और लोक सेवा आयोग का दोस्तों गठन कहाँ पे है बताइए? लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, भारतीय संविधान के दोस्तों आर्टिकल नंबर 315 में है। कितना है? आर्टिकल नंबर 315 में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो लोक सेवा आयोग का, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ने के बाद हमको मिलता है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पूछ रहा है कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है दोस्तों, बताइए। तो झारखंड के दोस्तों इसमें कुल 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस 6 खिलाड़ी कौन कौन है दोस्तों, ठीक है। तो उन 6 खिलाड़ी को नाम बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। अष्टम उरांव, ठीक है, नीतू लिंडा हैं, और कौन है दोस्तों, अंजलि मुंडा हैं, और अनीता कुमारी भी हैं दोस्तों, पूर्णिमा कुमारी हैं, और सुधा अंकिता है, ठीक है, सुधा अंकिता तिर्की, ठीक है। इस टूर्नामेंट में शामिल है दोस्तों। और अष्टम उरांव दोस्तों इस टीम के कप्तान है दोस्तों। अष्टम उरांव कौन है दोस्तों, इस टीम के कप्तान है। एक बार फिर से समझिए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कुल 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, और अष्टम उरांव दोस्तों इस टीम के कप्तान हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का, ठीक है, भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों। तो झारखंड का कौन सा स्थान है, तो झारखंड का 15वां स्थान है दोस्तों, याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का दोस्तों, ठीक है, झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। लेकिन दोस्तों आप जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा तो जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाता है, 14वां होता है दोस्तों। जनसंख्या के हिसाब से क्या होता है, 14वां। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल हो रहा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी, 15वां। लेकिन जनसंख्या से क्या होगा, 14वां, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, बताइए। राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है, कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों, तो मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे है, राजमहल की पहाड़ियों में। और राजमहल दोस्तों कहाँ पे आता है दोस्तों, तो झारखंड के साहेबगंज जिला में। कहाँ पे आता है, झारखंड के साहेबगंज जिला में कौन सा आता है दोस्तों, राजमहल विधानसभा क्षेत्र। और दोस्तों साहेबगंज में 3 विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन सा है दोस्तों, तो राजमहल है, बोरिया है, और बरहेट है दोस्तों, ठीक है। और बरहेट से ही हमारे मुख्यमंत्री साहब दोस्तों जीत करके अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है, मतलब उनका वो निर्वाचन क्षेत्र है। तो मोतियाझरा जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों, तो राजमहल में है। कहाँ पे है, राजमहल की पहाड़ियों में। चलिए और बता दें दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे, ठीक है, कि चलिए ठीक है, अब जो मोतीझरा जलप्रपात है दोस्तों ये अजय नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है, अजय नदी। कहाँ पे है दोस्तों, अजय नदी। और बता दें दोस्तों कि अजय नदी का जो उद्गम है, ठीक है, वो बिहार के जमुई से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है, बिहार के जमुई जो जिला है, ठीक है, वहाँ से होता है, याद रखिएगा। तो अजय नदी पर मोतीझरा जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है, तो राजमहल में है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है दोस्तों, बताइए। पश्चिम बंगाल राज्य को कौन स्पर्श करेगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से रामगढ़ जिला। कौन सा होगा दोस्तों, रामगढ़ जिला। देखिए जो भी देवघर है दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, और हजारीबाग है दोस्तों, ये सभी बिहार को टच करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम दोस्तों नहीं टच कर रहा, पश्चिमी सिंहभूम उड़ीसा को टच करता है। अब बल्कि 3 ओर से उड़ीसा से घिरा हुआ कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। देवघर और हजारीबाग किसको, बिहार से लगते हैं सीमा। लेकिन रामगढ़ के सीमा दोस्तों कहाँ से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, रामगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, कि कोडरमा जिले की मिट्टी, ठीक है, चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, बताइए। कोडरमा जिला का जो मिट्टी है दोस्तों वह चमकीला नजर आता है, ऐसा इसका कारण क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो कारण है दोस्तों, अभ्रक के कणों का होना। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, अभ्रक के कणों का होना। बताइए कि कोडरमा में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि कोडरमा में दोस्तों अभ्रक पूरा भारत विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। कोडरमा जो है दोस्तों झारखंड का एक ऐसा जिला है जहाँ की अभ्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है पूरा विश्व में दोस्तों, ठीक है। तो कोडरमा के जिले की जो मिट्टी है चमकीली नजर आती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो अभ्रक के कणों का होना दोस्तों, यही है। देखिए अभ्रक के कणों की जो प्रधानता है दोस्तों, ठीक है, इसके कारण कोडरमा जो जिला है वहाँ का जो मिट्टी है चमकीली नजर आती है, और ये लाल मृदा प्रकार का होती है दोस्तों, तथा इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा दोस्तों पाई जाती है। क्या पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड, याद रखिएगा, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3, याद रखिएगा, Fe2O3। लेकिन एक होता है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe3O4, याद रखिएगा। लेकिन फेरस ऑक्साइड Fe2O3। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना दोस्तों 1964 में होता है। कब होता है, 1964 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। और बता दें दोस्तों कि बोकारो स्टील संयंत्र की जो स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से होता है, ठीक है। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। और यहाँ पर दोस्तों 1972 में उत्पादन का कार्य प्रारंभ होता है दोस्तों। कब होता है, 1972 में दोस्तों उत्पादन स्टार्ट होता है, लेकिन स्थापना तो 64 में हो जाता है, लेकिन कार्य का प्रारंभ होता है दोस्तों तो 72 में। और यह दोस्तों, ठीक है, यह दोस्तों सेल के अंतर्गत आता है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है, यानी कि सेल के अंतर्गत।
चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए, जादूगोड़ा जो यूरेनियम का खदान है दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम में आता है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। कहाँ पे? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जादूगोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है और यह यूरेनियम के जो खान है दोस्तों, इसके लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा का जो यूरेनियम खान है दोस्तों, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन आता है। किसके अधीन आता है दोस्तों? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसके अंतर्गत दोस्तों? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि यूसीआईएल के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 10 तो अब 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछता है आप सभी से? प्रश्न नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिलों में पाया जाता है दोस्तों, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से दोस्तों बना हुआ है। किससे बना हुआ है दोस्तों? जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान है दोस्तों। क्या है दोस्तों? यह एक औषधि चट्टान। तो यह होता है दोस्तों डोलोमाइट। क्या होता है दोस्तों? डोलोमाइट। देखिए, डोलोमाइट खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिलों में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है दोस्तों। ठीक है, और यह एक औषधि चट्टान है। क्या है दोस्तों? डोलोमाइट एक यह औषधि चट्टान है। ठीक है, जो कि परत बाई परत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो डोलोमाइट क्या है दोस्तों? एक औषधि चट्टान है और यह पलामू और लातेहार जिला में पाया जाता है। अब जोजो हाथू के बारे में समझिए दोस्तों, कि जोजो हाथू जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? जोजो हाथू, बताइएगा दोस्तों। तो जोजो हाथू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो क्रोमाइट के लिए। किसके लिए? क्रोमाइट के लिए। याद रखिएगा दोस्तों कि जोजो हाथू जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है, जो कि क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जोजो हाथू किस जिला में है दोस्तों? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में। किस जिला में है दोस्तों? पश्चिम सिंहभूम जिला में है। ठीक है, और ये क्यों फेमस है दोस्तों? तो क्रोमाइट के लिए फेमस है। क्यों फेमस है? क्रोमाइट के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 12 मेरा स्टार्ट होता है। ठीक है, कि निम्न में से ठीक है कौन सी मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजधानी है, एक तरफ शासक है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि फनी मुकुट राय दोस्तों। ठीक है, फनी मुकुट राय, इनका राजधानी क्या था? फनी मुकुट राय का दोस्तों, तो इनका राजधानी तो सुतियांबे था। सबको पता होगा दोस्तों कि फनी मुकुट राय का राजधानी सुतियांबे था। अब आता है दोस्तों आपका भीमकर्ण के बारे में। देखिए, भीमकर्ण का जो राजधानी था दोस्तों, यह खुखरा में था दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे था? भीमकर्ण का राजधानी खुखरा। खुखरा तो कहीं दिया हुआ नहीं दोस्तों, चुटिया है, दोईसा है, सुतियांबे है था जी। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है, तो भीमकर्ण का नहीं है। एनी शाह का बारे में देखिए, एनी शाह का राजधानी कहाँ पे था दोस्तों? तो सतरंजी था। तो ये भी मिला हुआ कि एनी शाह की राजधानी सतरंजी में था दोस्तों। याद रखिएगा, एनी शाह की राजधानी सतरंजी में था। इसी तरह से दोस्तों आपका दिया हुआ, अब देखिए समझिए कि दुर्जन शाह का तो दोस्तों दोईसा था। दुर्जन शाह का दोईसा था दोस्तों। तो वही बोला कि कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो एनी शाह का सतरंजी था, फनी मुकुट राय का सुतियांबे था, दुर्जन शाह का दोईसा था दोस्तों। लेकिन भीमकर्ण का कहाँ पे था? याद रखिए दोस्तों कि जो भीमकर्ण है, इनका राजधानी कहाँ पे था? तो भीमकर्ण का राजधानी था दोस्तों आपका खुखरा में। कहाँ पे था? खुखरा। कहाँ पे था दोस्तों? भीमकर्ण का खुखरा। लेकिन दोस्तों पूछिएगा फिर चुटिया में किसका था? दोस्तों चुटिया में जो राजधानी था प्रताप राय का था। किसका था? प्रताप राय। चुटिया में राजधानी किसका था दोस्तों? प्रताप राय का। और भीमकर्ण का कहाँ पे था? खुखरा में। भीमकर्ण का खुखरा में। दुर्जन शाह का दोईसा में दोस्तों, फनी मुकुट राय का सुतियांबे में, एनी शाह का सतरंजी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? बताइए कि मानभूम झंडा सत्याग्रह दोस्तों, तो यह हो जाता है 1945 में। कब होता है दोस्तों मानभूम झंडा सत्याग्रह? 1945 में। देखिए, मानभूम झंडा सत्याग्रह दोस्तों अप्रैल 1945 में किया गया था। और यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता एक थे दोस्तों, अतुल चंद्र घोष। ठीक है, उनको अप्रैल 1945 में, ठीक है, मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी में दोस्तों, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के बाद दोस्तों विरोध में दोस्तों किया गया था यह क्या? मानभूम झंडा सत्याग्रह। किसके गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों? तो एक कांग्रेसी नेता थे, नेता अतुल चंद्र घोष जी। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो 1949 में। कब पारित होता है तब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम? 1949 में दोस्तों। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम स्टार्ट होता है दोस्तों 1949 में। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, कि गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? गुरु जी के उपनाम से शिबू सोरेन के जाना जाता है। ठीक है, जो कि हेमंत सोरेन के बाबूजी हैं। ठीक है, तो गुरु जी के उपनाम से किसको जाना जाता है? शिबू सोरेन को।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, बता दें दोस्तों एक बार कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम तो 1949 में आया था। और झारखंड और शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन। और उनको दिसोम गुरु अथवा गुरुजी, दिसोम गुरु भी इनको कहा जाता है। शिबू सोरेन का क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु, याद रखिए, दिसोम गुरु या फिर गुरुजी। और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिबू सोरेन। मनमोहन सिंह के सरकार में दोस्तों, ठीक है, क्या रहते दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्री भी उनके काल में रह चुके हैं, ठीक है। और कोयला मंत्री रहते हैं दोस्तों उनके काल में, 2004 में शायद। और इनका जन्म दोस्तों 1944 में रामगढ़ जिला के दोस्तों नेमरा गांव में होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर यह दोस्तों 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इस मंदिर की जो शिल्पकला है दोस्तों अमात्य मंदिर से प्रभावित है दोस्तों। किससे? अमात्य मंदिर से। और यह दोस्तों कहाँ पे है? कैथा रामगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? यह कैथा रामगढ़ में स्थित है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे दोस्तों? तो कैथा रामगढ़ में, याद रखिएगा। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर दोस्तों रजरप्पा या फिर कैथा रामगढ़ में होगा दोस्तों। इनमें से कोई आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कैथा रामगढ़ में या फिर ऐसे तो रजरप्पा वाला मंदिर इसको बोला जाता है दोस्तों कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में स्थित है। और यह मंदिर दामोदर एवं भैरवी नदी, ठीक है, भैरवी को भेड़ा नदी भी बोलते हैं, इन दोनों के संगम पर स्थित है। और इस मंदिर में दोस्तों काली की धड़ से अलग, यानी काली माता को दोस्तों धड़ से अलग जो है, ठीक है, वो प्रतिमा वहाँ पे स्थापित किया गया है। और ऐसा बोला जाता है कि यह दोस्तों 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इसी तरह से दोस्तों एक मनोकामना है दोस्तों, जो कि 12 शिवलिंग है दोस्तों भारत में, ठीक है। तो जो हमारा देवघर जिला है वहाँ पे जो बैजनाथ जा मतलब शिव भगवान का जो है दोस्तों शिवलिंग, वो हम मनोकामना शिवलिंग है, जो कि 12 टोटल शिवलिंग है ना दोस्तों, उसमें से एक है वहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है बोलता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 17। आप लोग को सेशन अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक बार आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा सभी लोग और शेयर कीजिएगा। देखिए झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा सूर्य मंदिर, जो कि बुंडू में है दोस्तों। हाँ, किसको? सूर्य मंदिर, जो कि बुंडू में है, इसी को बोला जाता है दोस्तों पत्थर पर लिखी कविता। क्या बोला जाता है? पत्थर पर लिखी कविता, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार बता दें दोस्तों इसके बारे में, ठीक है, कि इस मंदिर का जो निर्माण है संस्कृति बिहार नामक संस्था ने कराया था। और इस मंदिर के जो शिल्पकार हैं दोस्तों एस आर एन कालिया हैं दोस्तों। 2 प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, 2 प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं कि झारखंड में जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों संस्कृति बिहार नहीं दोस्तों, विहार नामक संस्था ने कराया था। और इस मंदिर के शिल्पकार के बारे में पूछा जाता है तो इसके जो शिल्पकार हैं दोस्तों एस आर एन कालिया हैं दोस्तों। कौन है? एस आर एन कालिया। और यह सूर्य मंदिर कहाँ पे दोस्तों? रांची के बुंडू में है दोस्तों, रांची के बुंडू में, याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि कथन असत्य के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को रोकने के लिए चुटुपाली घाटी का जो है चुटुपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। जी हाँ दोस्तों, यह सही है, ठीक है। और शाहबाज के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंदी में हुआ था दोस्तों। तो ये भी सही है कि शाहबाज के क्रांतिकारी जो थे अमर सिंह, उनका जो पदार्पण है वह खरौंदी में हुआ था। और अगला क्या है दोस्तों कि सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन सिंह ने किया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिंहभूम से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे, ठीक है, नेता थे, एक्टर थे दोस्तों, हीरो थे, उनका नाम था अर्जुन सिंह। अगला कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को होता है दोस्तों। तो ये गलत कथन है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? गलत कथन है। तो पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि विश्वनाथ सहदेव का गिरफ्तारी कब होता है दोस्तों, ठीक है। तो इनकी जो गिरफ्तारी है दोस्तों मेजर नेशन के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। और विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण जो हैं दोस्तों शाही, इन्होंने अंग्रेज को दोस्तों गुप्त सूचना दे करके और विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी करा देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट दोस्तों, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 में, ठीक है, रांची इसका जो विरोध हो रहा था रांची में, तो इसका फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों गुलाब तिवारी भी थे और बारेश्वर सहाय भी थे। यानी कि सही आंसर होगा सी, कि बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, इन दोनों के द्वारा रॉलेट एक्ट इसके विरोध में दोस्तों, ठीक है, रांची में 1919 में ये दोनों इसके नेता थे, यानी कि विरोध कर रहे थे रांची से। कौन कौन थे? गुलाब तिवारी और बारेश्वर सहाय।
चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों कि गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था दोस्तों, बताइए। तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान। यानी कि झारखंड में राजकीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ था और असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क हुआ था। और इस आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। तो पूछा जाएगा कि गांधी जी ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान किए थे, हुआ या फिर दौरान हुआ? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखिए, जो कि 1920 में हुआ था और 1922 तक चला था, 5 फरवरी 1922 तक, जो कि चौरा चौरी कांड के बाद यह समाप्त हो जाता है दोस्तों। चलिए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बताइए किसके द्वारा? तो तरुण संघ के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? तरुण संघ के द्वारा। तो याद रखिए कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन दोस्तों तरुण संघ के द्वारा किया जाता है। यानी कि 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस, ठीक है, उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। इसमें दोस्तों डॉक्टर जो पूर्णचंद्र मिश्रा जी थे, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था एवं राष्ट्रीय गीत गाया। और इस रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन किसके द्वारा किया गया? तरुण संघ के द्वारा दोस्तों। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ ने किया था। देखिए प्रश्न नंबर 22 कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, किसके संदर्भ में दोस्तों, किसके संबंध में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। तो देखिए 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई और बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी, यह मतलब उड़ा दी गई, बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों के लिए दोस्तों, तो यही होगा, यही कथन गलत है दोस्तों। देखिए इसके बारे में कि 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी दोस्तों। किसका? तो बिरजी जो है मनोहर मिर्धा नहीं बल्कि हरिहर मिर्धा। याद रखिएगा दोस्तों, यही कथन यहाँ पे गलत है, यानी गलत कथन इसमें छांटना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली, पुलिस को, ठीक है, 1942 को पुलिस की, ठीक है, गोली से उड़ा दी गई। बिरजी जो है, ठीक है, वह हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। जो पुलिस के द्वारा उड़ाया गया बिरजी, यह किसका पत्नी था दोस्तों? तो यह हरिहर मिर्धा का पत्नी था, याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी, ठीक है, वाचस्पति त्रिपाठी का था दोस्तों। तो सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अंतिम गिरफ्तारी हुआ दोस्तों, वह वाचस्पति त्रिपाठी का था। और क्या है दोस्तों आगे, अगला कथन भी हम पढ़ लेते हैं। जामताड़ा में सत्यकाली बाबू ने नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों। तो ये भी सही है, ये भी सही था दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी किस, कहाँ पे दोस्तों? संथाल परगना में सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि सिन्हा साहब, रामलीला, सजला गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताइए इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों राधा कृष्ण जी हैं। कौन है? यानी कि सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गल्पी कला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार हैं दोस्तों। इन सभी के रचनाकार राधा कृष्ण जी हैं। कौन है? राधा कृष्ण जी। याद रखिए सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये दोनों दोस्तों द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है कि तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा किस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों? प्रेमलता अग्रवाल का संबंध दोस्तों तब पर्वतारोहण से दोस्तों। किससे? पर्वतारोहण, यानी कि ये पहाड़ों और पर्वतों पर चढ़ती हैं। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। बता दें दोस्तों कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से। और ये 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली, ठीक है, पहली भारतीय महिला दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल नाम, ठीक है, ये मतलब 7 महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, 7 महाद्वीप में जो ऊंचा शिखर है उन सभी पे यह चढ़ाई कर चुकी हैं। कौन? प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। और 2008 में दोस्तों, 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों उसका जो सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, कौन है? माउंट किलिमंजारो। इस पे फतह करने वाली
ठीक है, महिला हैं। और पूरे विश्व में दोस्तों, मतलब कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, और 7 महाद्वीप पे के जो ऊंचा शिखर है, यानी ऊंचा जो चोटी है, उस पर मतलब चढ़ने वाली दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसी तरह से दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, ठीक है, और बीएमपी मैदान किस जिले में है दोस्तों? तो यह झारखंड के रांची जिला में है दोस्तों। कौन कौन सा? मेकन स्टेडियम, यहाँ पे धोनी साहब खेला करते थे पहले। जयपाल सिंह स्टेडियम, ठीक है, जयपाल सिंह स्टेडियम दोस्तों, और कौन है? बीएमपी मैदान है दोस्तों। ये सभी कहाँ पे है? या फिर शताब्दी स्टेडियम दोस्तों, शताब्दी स्टेडियम, ये सभी दोस्तों झारखंड के रांची जिला में है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी से, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहता है दोस्तों? तो यह दोस्तों खरवार जनजाति। जी हाँ दोस्तों, खरवार जनजाति, झारखंड की दोस्तों खरवार जनजाति ऐसी जनजाति है दोस्तों जो कि सत्य के लिए तथा सत्य हेतु दोस्तों कुछ भी वह बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। कौन सा दोस्तों? खरवार जनजाति। ये देखिए, खरवार जनजाति एक वीर एवं दोस्तों लड़ाकू जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? तो वीर और लड़ाकू जनजाति के रूप में कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो खरवार जनजाति। और यह अपने सम्मान के लिए दोस्तों और सर्वस्व न्यौछावर के लिए, ठीक है, और सत्य बोलने के लिए दोस्तों जानी जाती है। इन सभी गुण दोस्तों इसमें होते हैं। किसमें? खरवार जनजाति में। प्रश्न नंबर देखिए 28 कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, में से दोस्तों कौन सी भाषा शामिल है दोस्तों? मुंडा भाषा परिवार में, तो मुंडा भाषा परिवार में दोस्तों खड़िया भाषा शामिल है। कौन है दोस्तों? खड़िया भाषा शामिल है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 कि यह एक लोक नृत्य है जिसका कि निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों? एक लोक नृत्य है जिसका कि निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है दोस्तों। तो यह क्या है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों यह एक डोमकच है दोस्तों। क्या है? डोमकच। देखिए दोस्तों, डोमकच जो है क्या विवाह संबंधी गीत है, विवाह संबंधी नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तो यह एक जो नृत्य है दोस्तों, कौन सा? डोमकच। यह कब किया जाता है? यह विवाह के टाइम किया जाता है, और इसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। क्या? डोमकच, याद रखिए। प्रश्न नंबर 30 कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? बताइए, कर्मा नृत्य के जो 2 प्रकार हैं, ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? तो एक है दोस्तों खेमटा होगा और एक भिनसारी होगा। क्या होगा दोस्तों? खेमटा और भिनसारी। यानी कर्मा नृत्य के जो 2 प्रकार हैं, खेमटा और भिनसारी। प्रश्न नंबर 31 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें कि महिलाएं सम्मिलित नहीं होती दोस्तों? बताइए कि जहाँ पे महिलाएं सम्मिलित ही नहीं होती दोस्तों। तो चांडी पर्व है। जो चांडी पर्व है दोस्तों, यहाँ पे महिलाएं शामिल नहीं होती है। बाकी आपका सोहराय है, जनी शिकार पर्व है, नवाखानी है, नवाखानी पर्व है दोस्तों, ये सभी जगह महिलाएं शामिल होती हैं। लेकिन जो चांडी पर्व होता है दोस्तों, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। मतलब कि उरांव जनजाति द्वारा, ठीक है, माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व मनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? तो उरांव जनजातियों के द्वारा। कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व मनाया जाता है। इसमें युवक ही दोस्तों चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं, और यहाँ सफ़ेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, ठीक है। जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है, उस परिवार में का दोस्तों कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। किस में दोस्तों? तो चंडी पर्व में, चांडी पर्व या चंडी पर्व, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न कि झारखंड के सदानों का जो समाज है दोस्तों कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है। कैसा है दोस्तों? तो पितृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे दोस्तों। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न नंबर 34 कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पे नगर परिषद 21 है दोस्तों। कितना है दोस्तों? याद रखिए कि झारखंड में दोस्तों, झारखंड राज्य में दोस्तों नगर परिषदों की जो कुल संख्या है दोस्तों 21 है। कितना है? 21, याद रखिए। अब प्रश्न नंबर 35 देखिए कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु, जैसे कि ग्राम में दोस्तों नदियाँ ये सब आ जाता है, ठीक है, तो उसको जोड़ना रहता है, उस पर पुल बनाना होता है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये पूछ रहा आपसे। तो दोस्तों यह 2001 में स्टार्ट हो गया था। याद रखिए कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 36 की आर्या योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है? तो आर्या योजना के संबंध में ये पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा सही है? तो देखिए, आर्या योजना 2017 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो ये सही है कि आर्या जो योजना है ये 2017 में प्रारंभ हुआ था। आगे क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग देखिएगा
कि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स है, वो ग्रामीण युवाओं के दोस्तों, ठीक है, ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना है। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है, ठीक है, आत्मा यानी कि ATMA, ठीक है, आत्मा यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी संस्था के जरिए किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? तो यह आत्मा जो संस्था है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उसके द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। और क्या है दोस्तों इसमें कि प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों इसमें दोस्तों सभी सही है, यानी कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका डी होगा दोस्तों। चलिए, प्रश्न नंबर 37 की निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी दोस्तों? बताइए, 15 नवंबर 2022 को किस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री जिला शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट, ठीक है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों, ये सभी शुरू किए गए थे कब? तो दोस्तों 15 नवंबर 2022 को, यानी कि सही आंसर इसका होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 38 देखिए, प्रश्न नंबर 38 में क्या है दोस्तों कि यूनिवर्सल पेंशन योजना यानी कि सर्वजन पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुने, ठीक है, तो इसके बारे में सही कथन को चुनना है दोस्तों। तब 15 नवंबर 2021 को लागू की गई इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक सभी बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा दोस्तों, तो ये सही है। और सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में, ठीक है, APL, ठीक है, और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है दोस्तों, तो ये भी सही है। और क्या दोस्तों यहाँ पे कि इस यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। और इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो दोस्तों, याद रखिए, आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो। इस योजना के तहत, ठीक है, लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपया उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी दोस्तों, याद रखिए। यानी कि इसमें सभी सही है, यानी कि सही आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है दोस्तों? मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? 32 होगा। टोटल यहाँ पे 32 है, जिसमें कि 24 सामान्य है और 8 आदिम जनजातियाँ हैं, याद रखिए। आदिम जनजाति जो जंगल वंगल में रहता है, ठीक है, वहाँ पे अपना भोजन वगैरह बनाता है, उसी तरह से जीता है दोस्तों प्रकृति के साथ, वे आदिम जनजातियाँ हैं। और संथाल जनजाति में, ठीक है, कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है दोस्तों? बताइए कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो दोस्तों कुल 8 प्रकार के विवाह, जी हाँ दोस्तों, संथाल जनजाति में कुल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं दोस्तों। और 8 प्रकार के हम आपको नाम बता सकते हैं दोस्तों। अभी कौन कौन से हैं दोस्तों इसमें? तो किरिंग बापला है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, किरिंग बापला, याद रखिए, क से किरिंग बापला, ठीक है। और एक है दोस्तों किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतुत बापला, निर्बोलक बापला है दोस्तों, टुनकी दीपिल बापला है, घरदी जवाई बापला है, सांगा है दोस्तों। ये सभी दोस्तों संथाल जनजाति में विवाह के प्रकार हैं। और संथाल में दोस्तों विवाह को ही बापला के नाम से जाना जाता है, विवाह को बापला कहा जाता है, याद रखिए कि विवाह नहीं है दोस्तों बल्कि बापला है। यानी संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह जो है दोस्तों या फिर बापला प्रचलित है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह सामान्य अध्ययन से होगा दोस्तों। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था दोस्तों? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम यह पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका थीम था भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, यानी कि करप्शन फ्री इंडिया एंड डेवलप्ड इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया एंड डेवलप्ड इंडिया, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत। प्रश्न नंबर देखिए 42, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो परमवीर चक्र। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर होगा परमवीर चक्र जो है, ठीक है, देश का सबसे ऊंचा दोस्तों शौर्य पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब होता है परमवीर चक्र का? 1947 में, याद रखिए 1947 में इसका स्टार्ट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 43 कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, यानी ये जो पुस्तक है दोस्तों कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। कौन है इस पुस्तक के लेखक? ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड है, या फिर इनको वो रस्किन बॉन्ड ही बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। कि लिसन टू योर हार्ट यानी कि अपने हृदय को सुनना,
द लंदन एडवेंचर जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या है कि हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल के 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कथन? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों बर्मिंघम यूके यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। इसका जो ये आंसर है दोस्तों ये सही है। और क्या है दोस्तों, इसका शुभंकर पेरी एक भैंस था दोस्तों, बताइए। तो इसका जो शुभंकर पेरी एक भैंस नहीं दोस्तों, बल्कि यह एक बैल था दोस्तों। पेरी क्या था दोस्तों? एक बैल था, याद रखिएगा। पेरी एक बैल था। पेरी क्या था दोस्तों? एक बैल था दोस्तों, बल्कि भैंस नहीं था। पेरी क्या था? बैल था। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि यहाँ पे गलत कथन बताना था। गलत कथन यही ना है दोस्तों, बी। इसका शुभंकर पेरी जो है एक भैंस था दोस्तों, नहीं, बल्कि यह एक बैल था। और इसमें ऑस्ट्रेलिया कुल 118 पदकों के साथ शीर्ष देश रहा था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये 178 पदकों के साथ शीर्ष रहा था, यानी सबसे पहला स्थान बनाया। इसमें भारत कुल दोस्तों 61 पदों के साथ, और यह चौथे स्थान पर रहा। जी हाँ दोस्तों, यह 61 पदों के साथ चौथे स्थान पर भारत रहा। देखिए, किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सोरारई पोटारू। क्या था दोस्तों? सोरारई पोटारू। यानी सोरारई जो पोटारू है दोस्तों, यह 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित सोरारई पोटारू को किया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 46 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बता रहे हैं दोस्तों कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए यूएई की जो राजधानी है दोस्तों, ठीक है, यूएई की जो राजधानी है, ठीक है, यह कहाँ पे है? यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है दोस्तों। कहाँ पे है? अबू धाबी। तो यही दोस्तों सही मिलान नहीं है, बल्कि यह गलत है। दुबई एक शहर है दोस्तों वहाँ पे, लेकिन राजधानी क्या है दोस्तों वहाँ का? अबू धाबी, याद रखिएगा। सऊदी अरब का दोस्तों क्या है? रियाद है। इजराइल का जेरूसलम है, और ईरान का तेहरान है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 47 कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है दोस्तों? किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में दोस्तों रुपया नहीं है। भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका में मुद्रा को रुपया कहा जाता है, और बांग्लादेश में दोस्तों, ठीक है, मुद्रा को क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टाका है, याद रखिएगा। म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ दोस्तों? तो म्यांमार 1936 में। कब हुआ दोस्तों? 1936 में जो म्यांमार है दोस्तों, भारत से अलग एक राष्ट्र का निर्माण हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। एक अलग राष्ट्र का निर्माण हो गया। तो इसका जो एक प्रोसेस है दोस्तों, अलग हुआ, सॉरी दोस्तों, म्यांमार किस वर्ष अलग हुआ? तो ये गलत होगा। 1900 ये कब हुआ दोस्तों? तो ये हो गया 1900 दोस्तों 37 में। 36 में उड़ीसा अलग होता है, 37 में म्यांमार भी अलग हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? भाषा, जी हाँ दोस्तों। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा बोला जाता है? तो लगभग दोस्तों भारत में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा जो है दोस्तों, यह मतलब सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा भाषा समूह से आता है दोस्तों? ठीक है, तो ये जो जिस भाषा समूह से आता है दोस्तों, उसका नाम होगा भारोपीय भाषा समूह। यानी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह भारोपीय है, याद रखिए। प्रश्न नंबर 50 कि दोस्तों विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म की पहचान कर रही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए कौन कौन सा मिलान सही है दोस्तों, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा कि आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा पुस्तक? आर्यभट्टीय लिखा गया दोस्तों। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा? तो आर्यभट्टीय, ठीक है। और क्या है दोस्तों? कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतला में, सही है दोस्तों। वराहमिहिर के द्वारा बृहत संहिता, वराहमिहिर के द्वारा दोस्तों बृहत संहिता है। और क्या है दोस्तों? और क्या है कि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम है दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम। और आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया दोस्तों? तो आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। तो यानी यही कथन इसका गलत हो जाता है, और सॉरी हाँ, ये कथन और ये कथन गलत होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 होगा दोस्तों। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ केवल 1 और 2, यानी कि 50 का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सी होगा, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 के निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करना है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि सजाना है दोस्तों, ठीक है। भारत में आक्रमण का बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले कौन थे बताइए? सबसे पहले यहाँ पे कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपका महमूद गजनवी। सबसे पहले महमूद गजनवी आए, उसके बाद कौन आए दोस्तों? मोहम्मद गोरी आए। उसके बाद कौन आए दोस्तों? वो उसके बाद चंगेज़ खां आया। उसके बाद तैमूर आता है, तैमूर बाद में आता है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले आया महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, ठीक है, यानी 2 के बाद 3, यानी 2 के बाद 3 कौन सा है? यानी बी है सही आंसर। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापक में समय समय पर प्रवेश किया, ठीक है। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारत व्यापक में समय समय पर प्रवेश किया दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कौन आते हैं? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं दोस्तों? तो दूसरे नंबर पे डच आएंगे। दूसरे नंबर पे पहला ये, दूसरा पे डच आएगा, तीसरा पे दोस्तों फ्रांसीसी आएगा और चौथा पे अंग्रेज आएंगे दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, सबसे पहले आएगा दोस्तों 4 के बाद दोस्तों क्या आएगा? डच आएंगे, यानी कि 2 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 आएगा दोस्तों, 1 यानी अंग्रेज आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? तो अंग्रेज आएगा और इसमें दोस्तों अंग्रेज के बाद सबसे पहले फिर आएगा फ्रांसीसी 1664 में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए यानी इसका सही आंसर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखिए। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए सबसे पहले एक सूची 1 है, सूची 2 है। इधर दोस्तों अभिनव भारत समाज, इधर कुछ कुछ पार्टियों का नाम दिया हुआ है सूची 1 में, और सूची 2 में उसके जो संस्थापक हैं। तो यही मिलाना है दोस्तों। जैसे कि गद्दार पार्टी, तो इसका लाला हरदयाल करते हैं दोस्तों स्थापना। इसी दोस्तों स्वराज पार्टी, इसके जो संस्थापक थे CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। इसी तरह से दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना कौन करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों जो अनुशीलन समिति है, ठीक है, अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना जो है दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा ही किया जाता है या फिर कर दिया जाता है। अभिनव भारत समाज दोस्तों BD सावरकर, अभिनव भारत समाज BD सावरकर के द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बता दें दोस्तों 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा और किसके द्वारा दोस्तों? चित्तरंजन दास या फिर CR दास उनको बोलिए, इनके द्वारा दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर दोस्तों 54 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी दोस्तों, बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो घटना हुआ था वो दांडी मार्च हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ दोस्तों? 1930 में, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन तो दोस्तों 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। साइमन कमीशन का आगमन दोस्तों 1928 में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। और गांधी इरविन समझौता कहाँ पे हुआ दोस्तों? कब हुआ? 1931 में, याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? तो दांडी मार्च। सबसे पहले दोस्तों कब हुआ? तो सबसे पहले दांडी मार्च हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 1930 में हुआ था। चलिए दांडी मार्च हो गया, गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सी होना चाहिए कि साइमन कमीशन का आगमन दोस्तों। ये गलती थोड़ा सा लग रहा था हमको, इसलिए आगमन हुआ था 1927 में, याद रखिएगा। यानी कि सबसे पहले साइमन कमीशन होगा, चूँकि 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यानी कि सबसे बाद में हुआ, और दांडी मार्च 1930 में। तो सबसे पहले कौन? 1927 में साइमन कमीशन का आगमन। केंद्र में दोस्तों द्वैध शासन जो है, ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है, बताइए। केंद्र में द्वैध शासन जो है दोस्तों, ठीक है, वो किस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
चलिए 56 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो है भाग नंबर 3 में है, ये सही है। नागरिकता कितना में दोस्तों, तो नागरिकता भाग नंबर 2 में है, बहुत सही। सुमेलित नहीं है उसको पूछता है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य दोस्तों बताइए कि मौलिक कर्तव्य यानी कि जो हमारा ड्यूटी है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य यह दोस्तों 4A में है, बल्कि किस में है दोस्तों, 4A में है, 6A में नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है मौलिक कर्तव्य कहाँ पे दोस्तों, संविधान का भाग 6वें में। और राज्य बताइए संविधान के किस भाग में है, राज्य दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जो राज्य है दोस्तों, ठीक है, यह राज्य दोस्तों किस में है, तो राज्य का दोस्तों मुझे तो याद नहीं पड़ रहा है कि राज्य किस में है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों थोड़ा कमेंट करके सभी लोग कि कितना में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है दोस्तों, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता नहीं है। तो यह संघात्मक है दोस्तों, ठीक है, स्वतः। और क्या है दोस्तों, कौन सा विशेषता नहीं है दोस्तों भारतीय संविधान की, तो दोस्तों विशेषता नहीं है संघात्मक सरकार, अधिष्ठात्मक सरकार दोस्तों, ये शायद इसका सही आंसर होना चाहिए 57 का दोस्तों। तो 57 का जो सही आंसर होगा बी ही होगा दोस्तों, अध्यात्मक सरकार। यह नहीं है दोस्तों, बल्कि क्या है, संघात्मक सरकार है, ठीक है, संघात्मक सरकार है, स्वतंत्र सरकार न्यायपालिका होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होता है, बताइए राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है इसके सदस्य कौन कौन है दोस्तों। तो इसके जो सदस्य हैं, ठीक है, इसके जो सदस्य हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए 1, 3 और 5, याद रखिए 1, 3 और 5 इसका सही आंसर है। मतलब कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे आते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। और कौन है, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ दोस्तों, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के, ठीक है, सदस्य। और सभी राज्यों की, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी 58 का। 58 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60, चलिए 58 थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, ये 58 जो होगा, ठीक है, ये 58 इसमें तो डी ही होगा, यानी इसमें सदस्य नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन नहीं हैं यहाँ पे, बताइए, ये बताना था दोस्तों। तो यहाँ पे जो सदस्य नहीं होंगे दोस्तों, राज्य के विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों, बल्कि विधायक भाग लेते हैं, विधान परिषद वाले नहीं लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी दोस्तों, बताइए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी कब। तो दोस्तों ये हो गया था आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो ये अपनाया गया था दोस्तों आपका लोगों की राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु। तो ये तो सही था, देखिए दोस्तों शुरू में सही था, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र के शक्तियों को विकेंद्रीकृत करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है, इसके लिए जो है लोकल सरकार की आवश्यकता थी, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाई गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 60 कि निम्न पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न पे विचार कीजिए दोस्तों। देखिए तो 60 का जो सही आंसर हो, भारतीय स्टेट बैंक कब बना दोस्तों। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है, ठीक है, बताइए कि भारतीय स्टेट बैंक यह कब बना था दोस्तों। तो इसका स्थापना 1955 में हुआ था। उसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, यानी जिसको कि आरआरबी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, 1955 में आया, सॉरी 1975 में। कब हुआ दोस्तों यह, 1975 में। और क्या है दोस्तों, आपका नाबार्ड है, यह 1982 में, ठीक है, आता है शिवरमन कमेटी के आधार पे, कौन, नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 को। इसी तरह से दोस्तों अब आपका अग्रणी कुछ है दोस्तों, अग्रणी बैंक योजना, ठीक है, तो अग्रणी जो बैंक योजना है, ठीक है, अग्रणी बैंक योजना, इसकी जो शुरुआत है 1969 में होता है दोस्तों। कब होता है, 1969 में। चलिए प्रश्न नंबर 61 की मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है दोस्तों, बताइए मुद्रास्फीति के जो कारण है क्या है दोस्तों। तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ना और मुद्रा के मूल्य को गिरना, ठीक है, विनिमय दर में सुधार, ये सही आंसर होगा दोस्तों 61 का। चलिए तो हम लोग यहीं पे करते हैं पार्ट 1 को, और पार्ट 1 में दोस्तों फिर पार्ट 2 में दोस्तों सेट 1 ही होगा, जिसके कि बचे भाग होंगे, बचे हुए प्रश्न होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कहीं पर कुछ गलती आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।